अरे मीना बता दे, अगर तुझे जाना है तो ठीक है, तेरी तैयारियां करवा दूंगी। अगर नहीं जाना तो वो भी बता दे। दीदी मुझे जाना तो है, लेकिन पिताजी ना माने तो। मन तो बहुत है मामा के घर जाने का, मामा की लड़कियों से मिलने का। अरे कोई बात नहीं, वो सब मुझ पे छोड़ दे। मीना की बहन मीना से बड़ा प्यार करती थी। बात दरअसल ऐसी थी, मीना की माँ को उसके मामा के घर जाना था, लेकिन मीना बहुत डरती थी अपने पिताजी से। उनकी लाल आंखें जो गुस्से में बड़ी भयानक लगती थी। वैसे तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक जोरदार गुस्सा भी छलकता था। मीना की बहन शादीशुदा थी जो अपने मायके से आई हुई थी। बात ऐसी थी कि मीना की माँ और उसके पड़ोस में 4-5 औरतें जो कि शादी के फंक्शन में जा रही थी। मीना के मामा जी यूपी में रहा करते थे, सहारनपुर जिले में। वैसे तो मीना को यूपी से बहुत डर लगता था, लेकिन अब की बार मीना को अलग सा शौक चढ़ा था। एक तो ताई चाची भाभी पड़ोस से यूपी जा रही थी, और फिर मीना को अपनी माँ का साथ बड़ा प्यारा लगता था। बस पिताजी की हाँ बाकी थी, जो कि उसकी बड़ी बहन ने हाँ करवा दी थी। अब दिल में खुशी, मन में उमंग, मीना अपने मामा के यहाँ जाने की तैयारियां करने लगी। मीना ने अपनी मम्मी की और अपनी पैकिंग कर ली। अगले दिन यूपी की तरफ चल दिए सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ। एक ताऊजी जो शायद 70 साल के होंगे, 2 भाभियां और 2 चाची, कुल मिलाकर 7 जन थे। बस जा रही थी, उसमें बैठकर सभी खुश थे। और फिर बस आकर सहारनपुर रुकी। वहाँ थोड़ा सा अंधेरा होने लगा, जिस तरह मैंने कहानी का नाम भी रखा है, भयानक काली रात। सभी औरतें घबराने लगी। यह तो अंधेरा हो चला और अभी तक कोई बस नहीं मिली। धीरे धीरे अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। सभी को बेचैनी होने लगी। तभी एक कम उम्र का लड़का 14 साल का घोड़ा गाड़ी लेकर आया, क्योंकि जहाँ मीना को जाना था वहाँ बस नहीं जाती थी। या तो घोड़ा गाड़ी जाती थी या फिर छोटी छोटी ऑटो रिक्शा चलती थी। तो ताऊजी ने पूछा और कहा कि हम घोड़ा गाड़ी में बैठ के चलेंगे, क्योंकि शायद अब ऑटो रिक्शा ना मिले। और वे सब घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। सभी ने एक चैन की सांस ली कि चलो कुछ तो मिला, थोड़ी देर से पहुंचेंगे, एटलीस्ट सुरक्षित पहुंच जाएंगे। लेकिन सब अंदर से बहुत घबरा रहे थे। एक दूसरे के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ घोड़ा गाड़ी चलती गई। घोड़ा गाड़ी अंधेरे को चीरते हुए आगे दौड़ते जा रही थी। सुनसान रास्ते पर जैसे जैसे घोड़ा चलता जा रहा था, घोड़े के पैरों की आवाज इतनी भयानक लग रही थी और सबकी धड़कनें बढ़ रही थी, जैसे सबका कलेजा फट जाएगा। यूपी का हाल 20-25 साल पहले कुछ ठीक नहीं था। रास्ते बिल्कुल बेकार, सड़क पर जगह जगह गड्ढे, सड़क के दोनों तरफ, एक तरफ आम का बाग, दूसरी तरफ गन्ने का खेत। बिल्कुल सुनसान रास्ता और अकेला बच्चा 15 साल का बस घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। पहले तो सब सहम गए, लेकिन दूसरी आवाज आई, अबे रुक, रुकता क्यों नहीं बे? सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? हम तुझे आवाज दे रहे हैं और तू दौड़े जा रहा है? तेरी अकल क्या भैंस चढ़ने गई है साले? तभी बेचारे बच्चे ने घोड़े को आराम से रोका। तभी 3 आदमी जो देखने में एकदम ठीक ठाक हष्ट पुष्ट नजर आ रहे थे, उन्होंने कहा हमें भी अगले गांव उतरना है। उन्होंने एक सरसरी सी नजर मीना और उन सब औरतों पर डाली जो बेचारी सहमी सी, डरी सी बैठी थी, और कहा तेरी गाड़ी में जगह है और हमें भी बैठना है, बैठाएगा ना? और यह कहकर बैठने लगे। कुछ तो सुनसान रास्ते का डर और कुछ 3 आदमी। मीना और उनकी चाची भाभियों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनका सांस भी अटक अटक कर आ रहा था। और अकेले ताऊजी जो बेचारे बस नाम के थे। तभी उन्होंने इशारा किया कि चलो अब चलाओ अपना घोड़ा गाड़ी। और फिर घोड़ा बेचारा गाड़ी को आगे खींचने लगा। चलते चलते कुछ कदम आगे गए होंगे कि अचानक से धम की आवाज आई और कुछ सामान नीचे गिर गया। अब औरतें सारी डरी और सहमे बैठी थी कि आज कुछ अनहोनी जरूर होगी। तभी उन 3 आदमियों में से एक ने कहा, देखो शायद तुम्हारा बैग नीचे गिर गया है। अबे रुक, उनका सामान नीचे गिर गया और तू चले जा रहा है? गाड़ी रुक गई, लेकिन मीना की माँ ने उनसे पूछा कि गाड़ी क्यों रोकी गई है। उनका ध्यान उन सब में नहीं था जब बैग नीचे गिरा था। तीनों में से एक ने कहा, सुनिए मैम, आप अपना बैग उठा लीजिए। ठंड बढ़ती जा रही थी और रात
और गहरी होती जा रही थी। लेकिन बैग उठाए कौन? किस में इतना साहस? एक तो डर के मारे जान निकली जा रही है, ऊपर से ये बैग को भी अभी गिरना था। सबकी तरफ देखकर एक आदमी ने कहा, आप बैठे रहिए, मैं बैग लेकर आता हूँ। और जैसे ही उसने बैग उठाने के लिए हाथ आगे किया, तभी एक रोशनी सी हुई और एक साया सा ऊपर कर आया। वो जल्दी बैग को उठाकर गाड़ी की तरफ दौड़ कर बैठा और गाड़ी को जल्दी जल्दी भगाने के लिए कहा। आखिर वो साया क्या था? उसने ऐसा क्या देख लिया? जैसे कि हम पिछले भाग में बता चुके हैं कि मीना अपने मामा जी के गांव जा रही है, जो कि सहारनपुर जिले में। मीना का सफर बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा, जिससे वह बहुत परेशान और डरी सहमी है। एक तो भयानक रात, ऊपर से औरतों का साथ और घोड़ा गाड़ी में 3 अजनबी आदमी। कोई नहीं जानता कि आगे रास्ते में क्या होने वाला है। और वो औरतें एक दूसरे से खुसर बुसर करके सलाह कर रही हैं कि जो हमने गहने डाले हैं, गले में चैन है, कानों में बालियां, अंगूठियां या थोड़ा बहुत कुछ और, उनको निकाल कर हम अपनी पर्स में रख लें। जो पास में बैठे हैं वो चोर उचक्के हो सकते हैं या फिर साथ देने वाले भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है आगे रास्ते में। इसी भय की वजह से वो चुपके चुपके अपने गहने निकालने लगी। और जो 3 आदमी बैठे हैं उनमें से एक आदमी जिसने बैग ला कर दिया, वो बहुत घबराया हुआ है। वह यही सोच रहा है, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर वह साया कौन है, किसका है। इस बारे में उसने अपने 2 साथियों को भी बताया और कहा, भैया, मुझे लग रहा है कि हमारा पीछा किया जा रहा है। हमारे साथ ये औरतें भी हैं और इनकी भी सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि ये अगले गांव जा रही हैं और हम भी अगले गांव जा रहे हैं। तो पता नहीं ये उसी गांव की बेटी हैं या कुछ रिश्तेदारी में जा रही होंगी। हमें उनसे पता करना होगा ताकि उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो। एक ने कहा, उस साया ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया है तो हम बच नहीं सकते। वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है यार, क्योंकि इनके साथ कोई जवान आदमी नहीं है। रास्ते में भी कुछ ऐसा नहीं है कि हम बच सकें या किसी की सहायता ले सकें। पूरा रोड सुनसान है, कुछ भी हो सकता है यार। एक ने तांगे वाले से कहा, अबे तू देख क्या रहा है, जल्दी जल्दी अपने तांगे को भगाना। इसकी स्पीड तेज कर दे, घोड़े को डंडे मार या कुछ भी कर, लेकिन इसकी स्पीड तेज कर। हमें अपने गांव जल्दी पहुंचना है। साला मूर्ख। घोड़े वाले भैया ने अपने घोड़े को चाबुक मारना शुरू कर दिया। इधर रात गहरी होती जा रही थी। एक तरफ गन्ने के खेत में सर सर की आवाज आ रही थी, तो एक तरफ आम के बाग थे, उनके पत्तों से भी सर सर की आवाज आ रही थी। इस रात में हम चांद का जिक्र करना ही भूल गए, क्योंकि वह रात इतनी काली थी कि उसमें चांद बेचारे का कुछ पता ही नहीं था कि वह निकल भी रहा है या नहीं अपनी चांदनी के साथ, या बस एक दिए की तरह टिमटिमा ही रहा था, जिसका प्रकाश इतना डरावना था कि जैसी अंधेरी रात में यह चांद भी हम सबको घूर रहा हो किसी बड़ी अनहोनी के साथ। थोड़े आगे चले ही थे, इतने में पीछे से एक रोबदार और बड़े गुस्से में भरी आवाज आई, अबे रुक जा, ओए रामू, तुझसे ही बोल रहा हूँ, रुक जा। अब ये रामू कौन है? शायद वह किसी रामू को आवाज दे रहा था जो उनके साथ है। घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे करके रुक गया। ओहो, तो घोड़ा गाड़ी के मालिक का नाम ही रामू था, और वह साया जो उसके पीछे चल रहा था वह इसको जानता था। जब वह पास आया तो देखा वह कोई भूत प्रेत चुड़ैल या जिन कुछ भी नहीं था। वह तो एक मोटरसाइकिल सवार आदमी था, जो ना तो हॉर्न की आवाज दे रहा था और न ही उसने अपने मोटरसाइकिल की लाइट चलाई हुई थी। वे 3 आदमी डर गए, क्योंकि वे जानते थे कि इस रास्ते में डकैती, चोरी, लूटपाट, खून खराबा सब होता है, और ऐसी रात में कुछ ज्यादा ही हादसे बढ़ जाते हैं। तो घोड़ा गाड़ी रुक गई और मोटरसाइकिल सवार आदमी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा कि तेरे पास माचिस है के? माचिस के बहाने उसने सरसरी नजर टांगे में बैठे यात्रीगण पर डाली और कहा, रामू तू पागल हो गया के? इतनी भरी रात में औरतां लेके कोई गाड़ी चलावा है के? रैकल नाम की चीज है का बेच खाई? औरतां लेके जा रहा है तू? तना बेरा को निके, यहाँ से 6 बजे के बाद कोई ना गुजरे। तूने तो बड़ी हिम्मत कर रखी है रे, अपना घोड़ा गाड़ी लेके जा रहा है तू? पागल हो गया है के? रामू ने डर कर कहा, नहीं साहब, ये औरतें अकेली थी, ये बाबा उनके साथ है। बस मैंने तो इन पर तरस खाया। मैं तो अपनी बुआ के घर सहारनपुर में ही रुक जाता, लेकिन मैंने देखा कि औरतें अकेली हैं, इनके साथ कोई भी नहीं है। इन्होंने बड़ी मिन्नतें की, हमें अगले ही गांव जाना है और वो गांव मेरा भी गांव है। आप तो जानते ही हैं,
बस मैंने यही सोचा, ये बाबा हैं जिनकी उम्र आप देख ही रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले ने कहा। और ये 3 आदमी कौन है? बस साहब ये भी यात्री हैं, उन्होंने कहा तो मैंने बैठा लिया, सोचा 2 पैसे बन जाएंगे गरीब के। ये भी मेरे ही गाँव जा रहे थे। अच्छा, ये कहकर उसने बीड़ी जलाई, 2 घूंट मारे और बीड़ी को वही झाड़ दिया और दूर फेंक दिया। उन तीनों आदमी ने खुसर फुसर करके कहा, ये साला सामू मरवाए कहाँ में? यह जानता है इसको तो इसने बीड़ी फेंकी है। ये तो अपने पीछे साथियों को इशारा कर रहा है या कुछ और भी हो सकता है। पता नहीं ये कौन है। इसको जाने तो इस साली राम को तो मैं बताऊंगा। मोटरसाइकिल सवार आदमी ने कहा। अरे मैं जा रहा हूँ, तू भी जल्दी से निकल ले, क्योंकि औरतों का मामला है और ये पास के गाँव में जा रही है, तो अब ये तेरी इज्जत है। रामू, आज तो तू बच गया और तेरी भी इज्जत बच गई, क्योंकि आज तेरे साथ कुछ भी हादसा ना होगा। जा जल्दी से निकल जा यहाँ से। अचानक ये क्या हुआ? उस चोर के मन में दया का भाव जग गया। ऐसा क्या हुआ? क्या संबंध था रामू के साथ उसका? बैठे सभी यात्रियों को अचंबा हुआ, यह कैसे हो गया? शायद हमारे साथ आके कुछ रास्ते में दुर्घटना होने वाली हो। उनको बहुत डर लग रहा था और यह आशंका थी कि शायद अनहोनी तो जरूर होगी। उन तीनों में से एक ने रामू से पूछा, ओए रामू, तू जानता था क्या रे उसको? हाँ साहब, जानता हूँ। तो ऐसा कैसे हो गया रे? इसने कुछ कहा नहीं या फिर कोई और बात है? इसका कोई और मकसद तो नहीं था ना? हमें लूटने की बजाय ये चला क्यों गया? रामू, जो बात है वो बता हमें। साहब, कुछ दिनों पहले की बात है। ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो इनका सामने आती हुई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। इनकी मोटरसाइकिल भी चकनाचूर हो गई, लेकिन किसी ने इनकी मदद नहीं की। इनको भी काफ़ी चोट लगी थी। तब पता नहीं मेरे हृदय में कुछ ठेस उभरी और ये तड़प रहे थे। मैंने अपने 1-2 आदमी की मदद लेकर अपने टांगे में इसे बिठाया और एक छोटे से अस्पताल में ले गया, जहाँ इनका इलाज हुआ। माथे पर, बाजू पर, पैर पर काफ़ी चोट लगी। मरहम पट्टी करवा दी। बस इन बाबू को होश आया, उन्होंने मेरा नाम पूछा, मेरे गांव का नाम पूछा और बहुत सारा धन्यवाद देकर बोले, अगर आज तू नहीं होता तो शायद मेरी जान चली गई होती। तेरा एहसान शायद मैं चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन एहसान फरामोशी कभी नहीं करूंगा। मैं तुझे एक मौका ज़रूर दूंगा और साहब, शायद आज वही मौका इसने तुझे दिया है। मेरी ही जान नहीं बख्शी, बल्कि मेरे साथ आपकी भी जान बख्शती, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता था। अपने साथियों को बुलाकर लूटपाट भी कर सकता था। हमारी बुआ बहन जो इसमें बैठी हैं, इनकी इज्जत भी तार तार कर देता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भगवान जी ने मेरी करनी का फल शायद आज मुझे इस तरह दिया। वाह भाई रामू, मान गई तुझे। तू दिखने में बेशक छोटा है, लेकिन तूने काम बड़े बड़े किए हैं। तूने उस पे एहसान तो किया ही, लेकिन आज हम पे भी एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया और तूने हम सब की जान और इज्जत भी बचाई। थैंक यू यार। और इसी तरह बात करते करते अगला गांव, जिसका नाम अमेठा, वह आ गया। सभी की जान में जान आई। सबने खुलकर सांस लिया। रामू ने कहा, चलो बाची घर आ गया। लेकिन इन सब में मीना की जान अटकी हुई थी। एक तो डरी हुई मीना सर्द रात में ठंडी हुई जा रही थी, ऊपर से रास्ते में यह सब हुआ। मीना का अपने मामा जी के घर जाने का जैसे चाव ही खत्म हो गया। मीना ने अपनी माँ से पूछा कि वो सचमुच अपने मामा के गांव आ गई है या नहीं। उसकी माँ ने हामी भरते हुए कहा कि आज हम यहीं पे रुकेंगे और कल मामा के घर जाएंगे। आंखें खोलकर देखा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। मीना को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने सबसे भारी गलती की, जो वो अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर यहाँ पे आए। इतनी ठंडी रात और लाइट भी नहीं। बड़ी मुश्किल से किसी ने दिया मोमबत्ती जलाई, थोड़ा सा प्रकाश किया और उन्हें घर ले गए। मीना की कैसे कटी हो रहा। मीना पहुंच गई अपनी माँ, ताऊजी और उन भाभीजियों के साथ। वहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। अच्छे पकवान बन रहे थे, गाना बजाना चल रहा था, लेकिन मीना को सारे रंग फीके नजर आ रहे थे, जैसे दिमाग सुन्न हो गया हो। रह रह कर बस वह रास्ता और रास्ते की साए साए की आवाज, जैसे कानों में वही सब गूंज रहा था। जैसे जैसे करके उसने कुछ खाना खाया, कुछ छोड़ दिया। वहाँ कुछ लड़कियां मिली जो बहुत प्यार कर रही थी। उन्होंने मीना को अपने साथ सोने के लिए पूछा, लेकिन मीना ने तो अपनी माँ का पल्लू पकड़ा हुआ था और आंखों के इशारों ही इशारों में अपनी मम्मी को उनको मना करने को कह दिया। उसकी मम्मी भी भाप गई थी कि मीना बहुत डरी हुई है, अंदर से भी और बाहर से भी।
साफ नजर आ रहा था उसके चेहरे से। माँ ने जैसे तैसे करके लड़कियों को तो मना कर दिया। लड़कियां उदास होकर वहां से चली गई। 10-11 के करीब हो गए थे। सब सो गए। मीना भी अपनी माँ के साथ लिपट कर सो गई, लेकिन मीना की आंखों से नींद बहुत दूर थी, कोसों दूर। मीना को रह रह कर वह सब कुछ याद आ रहा था और उसके अंदर डर पैदा हो रहा था। काश मैं यहाँ ना आती, काश। सोच सोच कर परेशान हो रही थी। सुबह के 4 बजे मंदिर से एक प्यारे से भजन की आवाज आई तो मीना की कुछ आंख लग गई। वह गहरी नींद में सो रही। 6 बजे सब जाग चुके थे, लेकिन मीना बड़े सुकून से लेटी हुई थी। उसकी अम्मा ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। सब नहा धोकर तैयार हो गए। कुछ फंक्शन था, नाच गाना भी था। तभी आकर मीना को उन लड़कियों ने जगाया। रात तक तू हमारे साथ सोई भी नहीं और अब क्या नाचे गाए की भी नहीं। मीना हड़बड़ा कर उठी और उठते ही उसने अपनी माँ को जोर से आवाज दी, क्योंकि मीना के अंदर अभी भी डर था। मीना की माँ भाग कर आई और अपनी बेटी को अपनी छाती से लगा लिया और समझाने लगी। तू पागल हो गई है क्या? देख तो नहीं समझा के पड़े हैं, नाच गाना हो रहा है, पकवान बने हैं। चल अभी नहा धोकर तैयार हो जा और कुछ मनोरंजन कर ली बेटा, अपना भी और इन लड़कियों का भी जो तुझे बड़े प्यार से देख रही है। फिर हमें तेरे मामा जी के घर भी तो जाना है। मीना बहुत डरी हुई थी। वह कहीं नहीं जाना चाहती थी। अपनी माँ को उसने कहा कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती। उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाया, तब जाकर मीना मान गई। 9-10 के करीब वह माँ बेटी तैयार होकर दूसरे मामा के यहाँ चलने लगी, क्योंकि तब ना कोई ऑटो रिक्शा और ना कोई साधन था। खेतों की पगडंडियों से गुजरकर दूसरे गांव जाना पड़ता था। रास्ता भी बड़ा ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन दिन के उजाले में भी मीना को वही रात की वही घबराहट और वही डर सता रहा था। उसने अपने मम्मी का हाथ बड़े कसकर पकड़ रखा था। तभी आगे से एक ट्रैक्टर आया और उसने कहा, चलो बेटा, इस पर बैठ जाओ। मीना अपनी माँ के पीछे खड़ी हो गई, लेकिन उसकी मम्मी जानती थी कि वह उन्हीं के गांव का है, बल्कि उन्हीं की पड़ोस का है। उन्होंने चलने के लिए हामी भर दी। तब वो अपने दूसरे मामा जी के घर पहुंची। वहां पर उनका बड़े प्यार से स्वागत हुआ, खाना पीना हुआ। दिन कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन मीना को वही डर सता रहा था। दोबारा फिर रात आ रही थी। जैसे रात आने पर मीना घबरा सी गई। आज फिर वही काली रात, घनी अंधियारी रात। मीना के मामा मामी बहन भाई सब एक ही कमरे में बैठे थे। बड़े प्यार से सब बात कर रहे थे। तभी दूर से जैसे रोने की आवाज आ रही हो। मीना घबराकर उनके बीच में बैठ गई और पूछा कि कौन रो रहा है, क्योंकि मीना ने ऐसी डरावनी और भयानक आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। सभी मीना के मामा और बहनें जोर जोर से हंसने लगी। अरे मीना, तुम्हें पता नहीं है क्या ये आवाज़ किसकी है और कैसी है? ऐसे क्यों डर रही है? मीना की मम्मी ने कहा कि इसे नहीं पता, क्योंकि इसने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। तब मीना के मामा जी ने कहा, अरे बेटा, घबराओ मत, यह तो गिद्दड़ की आवाज़ है। खेतों में रोज गिद्दड़ घुसते हैं, लेकिन कुछ गिद्दड़ों के बीच चोर भी ऐसी आवाज़ निकालते हैं कि सबको भरम हो कि ये गिद्दड़ हैं। कई बार ऐसे मामले नजर आए हैं। चोर भी होते हैं। चोरी करने के लिए बड़ा आसान तरीका होता है इनका, झुंड में कोई शक भी नहीं करेगा। मीना पहले से डरी और सहमी थी। ये सब सुनकर जोर से रो पड़ी और बोली, ये सब क्या है? पहले क्या कम डर था, तो अब ये सब भी आ गए ऊपर से। और अब ये गिद्दड़ तो आई, ये चोर भी आ गए। भगवान, ये सब मेरे साथ ही होना था। बेचारी मीना 2-4 दिन अपने मामा के यहाँ रही तो बस नाम की, डर डर कर। कहाँ उन्हें 1 हफ्ते में आना था। मीना ने अपनी माँ को 4-5 दिन में ही बोल दिया कि उसे जल्दी जाना है। मीना की माँ ने और सबने वहाँ से अपना सामान पैक किया और हरियाणा की तरफ कूच किया। मीना ने एक राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। घर पे आते ही वह अपनी बहन से लिपटकर खूब रोई। उसने अपनी सारी कहानी अपनी बहन को बताई। यूपी के नाम से तो अब वो डरने ही लगी थी। मीना की बहन ने बड़े चाव से मीना को भेज तो दिया था, लेकिन उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर बेचारी खुद दुखी हो गई। और उसकी बहन ने समझाया कि ऐसे छोटे मोटे संकट तो जीवन में आते ही रहते, ऐसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपना हौसला रखना चाहिए और भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए।